أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا إن لك في النهار سبحا طويلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا। और साथ में उन्हीं के साथ में हमारे जो साथी भाई आए हैं सलमान भाई वो भी तस्वीर लेके आएंगे। ये जो खुशूसी आए हैं हमारे बीच में ये हम लोग थोड़ी सी कानून के बारे में क्या क्या अपने अधिकार हैं क्या क्या आप लोगों को कानून ने अधिकार दिए हैं और संविधान में किस चीज़ पे आप लोगों को कितना अधिकार है ये बताने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए अपने बीच इंदौर से आए हैं लोग और हम उनका तहरीर से इस्तेमाल करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मोहम्मद याकूब साहब। मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पहले आए और अपने इमरान आपसे काजी साहब का इस्तेमाल करें। और हमारे एक और बुजुर्ग जो हमारे बीच में मौजूद हैं अफसर भाई साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आए और हमारे साथी का इस्तेमाल करें। और हमारे साथी जो इस काम में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे कि लोगों को कुछ कानूनी जानकारी दी जाए, कानून के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए। हमारे तौसीफ साहब और राजा भाई दोनों साथ में जाए और उनका इस्तेमाल करें हमारे भाइयों को। ये दोनों की मेहनत है इस चीज़ को करने के लिए। करीब 15 दिन से पीछे लगे हुए हैं कि कुछ लोग इस चीज़ की जानकारी मिले, अपने लोगों को जानकारी पर कानून को समझें और अपने अधिकारों को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, अपने बुजुर्गों को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि पुलिस शब्द कैसा है जिसको सुनकर थोड़ा सा लोगों के दिल में बहम और डर बैठता है कि पुलिस कानून कुछ हो गया है तो पुलिस वाला हमें तलब करता है। ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत हद तक है आप लोगों के सहयोग के लिए बनी है। कानून व्यवस्था बनाना और सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाना पुलिस महकमे के ही जिम्मे में होता है जो उनके काम को अंजाम देते हैं। पुलिस में जो पहला ही वर्ड है पी जो वर्ड है पुलिस का वो पोलाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब सब भी। लेकिन आजकल पुलिस में वो बात नहीं रही, सब भी जैसा कुछ है नहीं। पोलाइट मतलब पोलाइट जैसा शब्द ये पुलिस आजकल यूज ही नहीं कर पाती। और जो ओबीडियंट इस तरह पुलिस के पूरे मायने होते हैं, सब भी लॉयल पोलाइट कंजूशन और ये सारी चीज़ें बनके पुलिस वर्ड बनता है। एक ऐसा महकमा जो लोगों के सहयोग और सराहना के लिए बनाया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ती है थोड़ा सा पुलिस को सख्त होना पड़ता है। लेकिन वो कहीं कहीं कुछ ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और अपने लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो वो उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाते। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मेरे भाई से अब्दुल काजी साहब से कि थोड़ा सा कानून के बारे में बताएं और पुलिस के क्या क्या दायरे हैं, क्या क्या उनके दायित्व हैं और अपने क्या दायित्व है उनके पर थोड़ी रोशनी डालें। आसिफ भाई सभी लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मौका दिया बात करने का। देखिए सबसे पहले तो हम कानून को समझे कि कानून क्या है, वो कानून कैसे बना तो हमारे सामने 3 लफ्ज बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, एक संविधान, एक कानून और एक नियम। मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा इंतजामिया से जो मैं पीछे वो भी इधर आ गया था, इंटरेक्शन अच्छी तरीके से हो पाएगा।
आगे आ जाओ यहाँ से दूसरी एक और गुजारिश है कि आपके हाथ में पेन और एक पेन दिया गया है, उसका खूब इस्तेमाल करें। अभी अगर कोई बातें करेंगे उसको लिखें तो उसकी भाई की जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको बचा के घर भी ले जाना है, ये पूरा कर दीजिएगा। तीन लफ्ज़ हमारे सामने बार बार आते हैं, एक संविधान, एक कानून और एक नियम। ये तीनों एक ही है क्या? ये तीनों अलग अलग है। इसको हम सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संविधान क्या है। तो संविधान को आप ऐसे समझे कि जितने भी कानून बनेंगे या जितने भी नियम बनेंगे उन सबका ऊपर एक मदर होती है, हेड होता है, एक संरचना देने वाली कि कौन सा कानून कैसे बनेगा, क्या नियम होंगे, उनको रूपरेखा दी जाती है, वो संविधान है। संविधान सबसे बड़ी किताब है कानून की। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के 1248 कानून है, सिर्फ केंद्र सरकार के। उसके बाद राज्य सरकार के अलग कानून है। ये केंद्र सरकार के जो कानून बनते हैं ये किस नियम के अनुसार बनते हैं, वो सभी नियमों की जानकारी कहाँ लिखी होती है? संविधान में लिखी होती है। सबसे पहले संविधान होता है, संविधान के नीचे कानून होते हैं और कानून के नीचे नियम होते हैं। नियम सबसे छोटी कैटेगरी की चीज हो जाती है जो सरकार वक्ती तौर के लिए 5 दिन के लिए, जैसे कोविड बना तो कोविड एकदम से आएगा, कोविड के ऊपर कोई नियम, कई नियम आए, कोई कानून नहीं आया। कोविड के नियम आप जहाँ पर भी देखेंगे तो कोविड के नियम लिखे हुए, कोविड का कानून नहीं लिखा है। तो जब कोई वक्ती तौर के लिए या कुछ देर के लिए कोई जरूरत होती है तो सरकार उसके ऊपर क्या बनाती है? नियम बनाती है। जैसे कि बीच में एनआरसी, सीए, तो सीए जो था वो एक कानून था और एनआरसी एनपीआर क्या था? एक नियम था। ठीक है, हम दूसरी बात आगे आते हैं कि संविधान जो है, संविधान हमारे लिए, आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी चीज हमें क्या है? सरकार कैसे चलेगी, कानून कैसे बनेंगे, पुलिस कैसे काम करेगी, लोकसभा कैसे काम करेगी, राज्यसभा कैसे काम करेगी, ये सब कुछ कौन बता रहा है? ये संविधान बता रहा है। लेकिन आम नागरिक के लिए क्या अधिकार है? तो उसके लिए संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए हैं। बेसिकली 6 तरीके, तो 6 के अंदर भी और भी कई अधिकार है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के हमारे को मौलिक अधिकार बताया गया है, जिसके अंदर हमारे लिए जो जरूरत के मौलिक अधिकार है वो सबसे बड़ा है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आजाद है। हर व्यक्ति, सिर्फ अकेला मुसलमान ही नहीं, हर धर्म का हर व्यक्ति। एक और उसमें बड़ा काम है कि कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा अपने धर्म के ऊपर लाने के लिए, अपने धर्म का चंदा लेने के लिए। ध्यान रखिए, आपको कोई किसी के ऊपर कंबाइन नहीं कर सकता कि आप किसी दूसरे धर्म के लिए चंदा लें। आप अपनी हंसी खुशी और मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप जिस धर्म में फेथ नहीं रखते हैं उस धर्म पे आप चंदा लें या उसके लिए कोई डोनेशन दें। ये आपकी आज़ादी है। ये हमारे को कहाँ पर मिलता है? मौलिक अधिकार जो हमारे को दिया जाता है। फिर एक आती है आज़ादी, आज़ादी का अधिकार। उस आज़ादी के अधिकार के अंदर कई अधिकार दिए गए, जिसके अंदर एक अधिकार का हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, असेंबली का, एक सभा का। ये सभा का अधिकार में किसने दिया है? संविधान ने दिया है। बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपने कल्चर को बचा के रखने का अधिकार। कल्चर समझ गए आप? मजहब से अलग होता है कल्चर। भाई हमारा लिबास एक मजहब का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमारे कल्चर में है। गाड़ी तो हमारा मजहब है, तो भी हमारा मजहब है, लेकिन हमारे कपड़े पहनने का ढंग, उसका कलर, जिसके ऊपर बहुत डांस किए जाते हैं, वो हमारा कल्चर है और हम अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमारे को अधिकार है। जो अधिकार कौन दे रहा है? संविधान दे रहा है। संविधान सारे नियमों, सारे कायदों का बाप है। संविधान सबसे बड़ी किताब है। तो संविधान ने हमारे को ऐसे अधिकार दिए हैं जिससे कोई हमें छीन नहीं सकता।
कोई भी छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर याचिकाएं लगती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। संविधान का अनुच्छेद 33 जो है वो यही अधिकार देता है कि अगर ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार का हनन किया जाता है तो आप 33 नंबर अनुच्छेद के अंदर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं अपने अधिकारों के हनन के मामले में। तो संविधान में अधिकार भी संविधान ने दिए हमें और उनका प्रोटेक्शन भी किसने करा? संविधान ने करा। अब एक बड़ा मसला आता है, हम यहाँ पर दो तरीके से बात करेंगे। पहला सेशन जो हमारा होगा फरियादियों के लिए होगा, तो दूसरा सेशन जो होगा जब हमें आरोपी बना दिया जाता है। कानून के अंदर यही दो बड़ी चीजें होती हैं। अगर कानून के अवेयरनेस की बात करें तो कभी आप फरियादी होते हो, कभी आप आरोपी होते हो। आरोपी के अंदर आप आरोपी एक वर्ड का ध्यान रखिए, आरोपी वर्ड सिर्फ आपके ऊपर आरोप है। हमारा क्या जाता है भगवान राम के ऊपर भी क्या कराया जाता है? आरोप लगाए गए थे। हम यहाँ के निजाम के हिसाब से बात करें तो श्री राम के ऊपर भी क्या लगाया गया है? आरोप लगाया। आरोपी कोई भी हो सकता है लेकिन अपराधी कोई नहीं हो सकता। जब तक कि अपराध सिद्ध ना हो जाए तब तक वो अपराधी नहीं हो सकता। कई मामलों में क्या होता है वो पुलिस ने एफआईआर करी, वो पेपर वाले डायरेक्ट लिख देते हैं अपराधी, पेपर वाले डायरेक्ट अपराधी नहीं लिख सकते। अभी जब तक कोर्ट का फैसला बाकी है, जब तक हर व्यक्ति क्या होता है? आरोपी होता है, फरियादी। अब फरियादी की बात करते हैं तो फरियादी कौन होते हैं? फरियादी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं जिसके साथ घटना घटी कोई फरियादी है। मेरे सामने कोई घटना घटती है, एक आदमी को चोट लगती है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए तो वो जो इसको लगी है वो आहत कहलाता है, वो इंजर्ड पर्सन है। मैं फरियादी हो सकता हूँ, मैं थाने में जाके एफआईआर लिख सकता हूँ। कई बार क्या होता है थाने में जाते हैं और हमें भगा दिया जाता है कि आप कौन? तो फरियादी कोई भी हो सकता है। कई बार कई मामलों में जब पुलिस को कोई फरियादी नहीं मिलता है और आरोपी को मर गया, जो फरियादी था जो आहत था इंजर्ड पर्सन था वो मर गया, अब किसको फरियाद? तो पुलिस खुद फरियादी बन जाती है। कई मामलों में होगा पुलिस खुद फरियादी बन जाती है। तो फरियादी कोई भी बन सकता है, फरियादी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं जो इंजर्ड हुआ है, जो आहत हुआ है कोई फरियादी बने, फरियादी कोई भी हो सकता है। दूसरी चीज एक बड़ी बात आती है क्षेत्र अधिकारी, पुलिस के क्षेत्र अधिकारी। हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं साहब, पुलिस वाले बोल देते हैं कि तो कोतवाली का मामला है, ये उस थाने का मामला है, ये हमारा इलाका नहीं है। लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने नए कानून बनाए। अब कोई पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता है कि ये हमारा इलाका है। जीरो की कायम, ये लिखिए आप, जीरो की कायम कहलाती है। कायमी मतलब एफआईआर दर्ज करना, उर्दू जबान में बोला जाता है कायमी। हमारे उर्दू में कई लफ्ज आज भी कानून में इस्तेमाल किए जाते हैं। फरियादी वर्ड उर्दू है तो उसको कहते हैं जीरो पे कायमी। पुलिस अब ये नहीं कह सकती कि ये मामला तो कोतवाली का है, ये तो फलां थाने का है। नहीं, हम आपके थाने का गए तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एफआईआर लिखना है, फिर आप देखेंगे कि वो मामला किस थाने का है और उस थाने को उसको आप क्या कर देंगे? फॉरवर्ड कर देंगे। भाई सवाल जवाब का जो सेशन होगा वो आखिरी में होगा, आपके पेज के आखिरी पेज के ऊपर आपके जो सवाल जवाब है उसको लिख दीजिए और मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए। सबसे लास्ट में उसके लिए टाइम लेंगे, क्योंकि बीच में अगर सवाल जवाब करेंगे तो अपनी पूरी लेन टूट जाएगी। अब पुलिस का ये कहना जो होता है हम एफआईआर करेंगे तो अब वो बोलना उनका बंद हो गया। अगर आपको नॉलेज है तो आप बोल सकते हैं कि आप जीरो पे कायम करें। आपने सिर्फ इतना बोला कि आप जीरो पे कायम करें, तो अब जो है पुलिस वाले साहब आप वीडियो देखेंगे, मतलब पढ़े लिखे हो चाचा, पढ़े लिखे हो तो फिर वो क्या करेगा? आपको जीरो जीरो समझना, शून्य शून्य जीरो जीरो पे कायम की जाती है, शून्य पे कायम होती है। तो शून्य पे आप कायम करवाएं, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी। वो इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और कहाँ भेज देगी वो जो उसका संबंधित क्षेत्र है। हम सफर में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, हमारे साथ कोई लूटपाट को घटना घट जाती है। अब मान लें मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, यूपी के किसी गाँव में था गुजर रहा था और वहाँ घटना घट गई, तो मैं क्या उस ट्रेन में सुबह जाऊँ? नहीं, मुझे दिल्ली जो मेरा आखिरी स्टेशन है वहाँ उतरना है, वहाँ मेरे को सीआरपीएफ का थाना मिलेगा, मैं उस सीआरपीएफ के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और वो सीआरपीएफ का थाना जो है वो बाद में उस संबंधित थाने पर भेज देगा। ये पुलिस का कार्य है।
अब क्या आती है बात कि हम एफआईआर लिखाने चले जाते हैं। कई बार ये होता है कि एफआईआर में ऐसे मामले हम बड़े बड़े मोटी मोटी चीज़ें छोड़ देते हैं जो एफआईआर के लिए जरूरी है। तो इसको हमने एक नया नाम दिया है 9K का फार्मूला। 9K का फार्मूला, इसको आप पढ़ लीजिए। ये 2 शब्द ऐसे हैं जो आपको एफआईआर को सटीक कर देंगे, जो आपकी एफआईआर को सटीक कर देंगे। जब आप एफआईआर लिखाने जाएंगे तो इन 9 बातों का आपको ख्याल रखना है। कहीं पर भी जाएं, किसी भी थाने में जाएं या आप कोई आवेदन के करीब है, तब भी आपको इन्हीं 9 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कब, घटना कब घटी, कब घटना कब घटी। उसके लिए आपको 2 चीजों की बात मालूम होना चाहिए, एक दिन, दूसरा समय। ये 2 बातें आपको मालूम है, दिन और समय, तो आपकी एफआईआर मजबूत हुई। कई बार हमें मालूम नहीं होता 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपको प्रॉपर डेट बताना है। डेट और किस टाइम की बात है। अगर आपने सही डेट और सही टाइम बताया तो फिर आगे का काम पुलिस का है, वो नेटवर्क से, मोबाइल नेटवर्क की लोकेशन से या किसी सीसीटीवी कैमरे से उसकी छानबीन करेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज है कब के बाद कहाँ पर, घटना कहाँ पर घटी है। पहली बात कब घटी है, दूसरी बात कहाँ पर घटी है, जगह क्या है, उस जगह की पहचान कहाँ, किस नाम से की जाएगी। हर जगह की जगह जो होती है उसकी पहचान होती है, कोई लैंडमार्क होता है, तो वो कहाँ पर घटी है, कब घटी है, कहाँ पर घटी है। तीसरे नंबर की बात तो ध्यान रखिए, किसके साथ घटी है, किसके साथ घटी है, चोट किसको लगी है। जरूरी नहीं कि मैं एफआईआर लिखाने जा रहा हूँ मेरे साथ घटी है, आपके किसी भाई के साथ कोई घटना घटी तभी आप एफआईआर लिखवाने जा सकते हैं। तो किसके साथ में घटी है, कब घटी है, कहाँ पर घटी है, किसके साथ में घटी है, ठीक है, किसके द्वारा घटाई है, किसने काम को किया है, मतलब आरोपी कौन है, उस मामले में आरोपी कौन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसने ये काम किया है, किसके द्वारा ये काम किया गया है। हम जाते हैं ब्याज पे एफआईआर लिखवा देते हैं, पुलिस वाले खुशी खुशी ब्याज पे एफआईआर लिख देते हैं कि ब्याज पे एफआईआर है तो उनको कोई इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कुछ खासी होना नहीं है, पड़ी रहेगी एफआईआर आपकी। 90 दिन बाद पुलिस क्या होगा, कोर्ट में जाएगी, खात्मा पेश कर देगी कि इस मामले में हमको कोई सुराग नहीं मिला, ये इस प्रकरण को खत्म किया जाता है। तो हमें नाम जरूर मालूम होना चाहिए। अभी फसादों का दौर चल रहा है, गौतमपुरा में भी फसाद हुए, वहाँ पर भी मुस्लिम लोगों ने कई सारी एफआईआर की, लेकिन मैक्सिमम जो एफआईआर वहाँ पर की गई है वो अज्ञात में की। धाराएं बड़ी बड़ी लगाई, 305 जैसी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी, वो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन क्या वो अज्ञात है। अब नाम तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब आपकी पहचान बताएं, आपको मानना है कि आप बताएं पहचान को। तो हमें मालूम होना चाहिए कि हमें किसका नाम लिखना है, या आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ये कोई प्रोग्राम हो रहा है, ये कोई रैली कर रही है, और अगर इसके बाद में कोई घटना घटती है तो इससे जिम्मेदार हो, कि आपको पहले से मालूम होना चाहिए। हम अवामी तौर पर बात कर रहे हैं, कोई घटना घटने वाली है, आपको शक है कि ये घटना यहाँ से घट सकती है, तो आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि ये अगर इस घटना से, इस आयोजन से अगर कोई बुरा काम होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, इसके ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगी। तो कब घटी, कहाँ घटी, इसको चोट पहुंचाई गई और इसके द्वारा की गई। अगली चीज आती है कि ये काम किस लिए किया गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, किस लिए किया गया। कानून और अपराध जो होता है इंटेंशन, उसकी नीयत के ऊपर है। इस्लाम में भी कहा गया है कि हर अमाल का दारोमदार किसपे है, नीयत पे। ऐसे कानून में भी कहा है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसकी चाहत क्या है। किसी ने किसी को मारा तो उसने अपने बचाव में मारा है, किसी को बचाने के लिए मारा है, या कोई अपराध कार्य करते हुए मारा है, तो उसके अंदर ये आपके अल्फाज होना चाहिए कि ये घटना क्यों घटाई गई है, इसके पीछे इंटेंशन क्या था, ठीक है। आखिरी चीज इसमें होती है कि इससे क्या क्या नुकसान हुए, इससे क्या क्या नुकसान हुए। मान लीजिए किसी को मारा, किसी ने मारा, कहाँ पर मारा, ये कहा, वो उससे क्या हो गया, कोई मर गया, कोई हॉस्पिटल में, तो ये सब चीजें भी आपको उसी एफआईआर के कंटेंट में आना चाहिए। एक और चीज इसमें होती है कि ये कार्य किस
ये किस चीज के द्वारा किया गया, हाथ से मारा, लट से मारा, बंदूक से मारा, चाकू से मारा, गाड़ी चढ़ा दी, तो आपके पास तो भी क्लियर होना चाहिए कि ये काम किस चीज के द्वारा किया गया है। ये कुछ चीजें हैं तो एफआईआर के लिए हम लोगों को बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। हम जाते हैं उठा के एफआईआर के साथ एफआईआर लिख दो, अब वो थानेदार साहब क्या करते हैं, हमारी मोटी मोटी कहानी पूछ लेते हैं, तो उसके बाद वो उनके साथ टाइप करके एफआईआर लिखते हैं। आप जब उनको पूरा बताएंगे इतनी तारीख को इतने बजे इसके द्वारा इस इंटेंशन के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस आदमी पे इसी जगह पर हमला किया गया, जिसकी वजह से ये आदमी जो है मर गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है या इसको चोट आई है, तो वो फिर थानेदार साहब आपको देखेंगे, चाचा पड़ गया है, चाचा पहले जैसे नहीं है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। दूसरी, जब भी कोई एफआईआर से रिलेटेड कोई बात होती है तो एफआईआर का बिल्कुल पार्ट होता है एमएलसी। एमएलसी क्या होता है? एमएलसी जो होती है मेडिकल लीगल कार्ड होता है जो हॉस्पिटल में तैयार किया जाता है। एमएलसी को हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है और वो एमएलसी किसके पास जाती है? जो भी संबंधित थाना है वहाँ पर वो एमएलसी को भेज दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, फटाफट ड्रेसिंग करवाते हैं और उसके बाद थाने जाते हैं। अगर कोई चोट आती है, कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे फास्ट एमएलसी तैयार करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जाए, चाहे एक खून निकला हो तो वहाँ पर भी आपकी एमएलसी मिलेगी। आप सरकारी हॉस्पिटल में जैसे गए, छोटी सी चोट भी आपके ऊपर आई है तो वहाँ पर डॉक्टर आपका पूरा इंजेक्शन कराएंगे और वहाँ पर वो एमएलसी तैयार करेंगे जिसके अंदर पूरी चोट के बारे में लिखेंगे और वो ये भी लिखेंगे कि किसने मारा और आप किस थाने से आओ। फिर उसके बाद वो एमएलसी जो होगी वो उस थाने पर भेज दी जाएगी जिस जगह पर वो घटना घटी है। जिस जगह पर आप रहते हो उसको कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ आया हूँ तो अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो वो यहाँ के थाने में जाएगी, ना कि इंदौर के किसी थाने में जाएगी। तो घटना जहाँ पर घटती है थाना वो होगा। हमें भी कभी कभी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फिरों पे गायब नहीं होंगे तो हम गलत जानबूझ करते हैं, गलत होने पे उससे अपन भी परेशान होंगे, क्योंकि वो इतनी आसानी से एफआईआर करते रहेंगे। तो हमें क्या करना चाहिए, जो घटना जिस जगह हुई है, घटना जिस जगह हुई है, हम कहाँ रहते हैं, वो कहाँ रहता है, उसको कोई मतलब नहीं। घटना जिस जगह पर हुई है थाना वो ही चुनना चाहिए। ये जो इलाका है यहाँ कोतवाली थाना है, तो हमको कोतवाली ही जाना है, कहीं और नहीं जाना। तो एमएलसी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको एफआईआर करने से लेकर आरोपी को सजा दिलवाने तक के काम में आता है। आरोपी को सजा दी तो एमएलसी, आप चाहे बाद में पलट जाएंगे, आप चाहे बाद में पलट जाएंगे, कोई दूसरे जो गवाह है वो पलट जाएंगे, लेकिन वो जो एमएलसी की रिपोर्ट है वो जो डॉक्टर है वो नहीं पलटेगा। तो उसमें तैयार किया तो वो बोलेगा नहीं आप आए थे, आपको चोट लगी थी, अब किसने मारा वो आप जाने, लेकिन चोट तो लगी थी, वो तो फेंक है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यही फरियादी के अंदर मामले में एक और बात आती है कि आपने सारी चीजें कर ली लेकिन फिर भी अगर एफआईआर नहीं हो रही है, बहुत कॉमन चीज होती है कि एफआईआर नहीं हो रही, सब परेशान हो रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रही है, तो उस सिलसिले में क्या किया जाए? तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि हम आवेदन तैयार करें। आवेदन किन लोगों के नाम से तैयार करना रहता है? डीआईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस और जो वो थाना है वहाँ पर, तो ऑफिस भी करता हूँ, डीआईजी ऑफिस में देना है वो आवेदन आपको, एसपी ऑफिस में देना है और जो भी संबंधित थाना है वहाँ पर वो आवेदन आपको देना है। आवेदन लिखने का तरीका कैसा होगा? जो एफआईआर के अंदर मैंने कंटेंट तैयार किया उसी मजमून के हिसाब से उसको अपने को तैयार करना है आवेदन को। जरूरी नहीं है कि आप किसी वकील के पास जाएं और वो भी आवेदन तैयार करें, तो आवेदन आप इस फॉर्मेट के हिसाब से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अब आप आवेदन लेकर थाने पर पहुंचे तो क्या करेगा वो? हो सकता है कि मना करते वो आवेदन भी मिले कि जिस थाने पर आपकी एफआईआर नहीं हो रही है उस थाने पर आपका आवेदन क्यों लेंगे? नहीं लेंगे आपसे आवेदन, ठीक है आपने आईजी ऑफिस दे देंगे, आईजी ऑफिस में ले लेंगे, एसपी ऑफिस में ले लेंगे, लेकिन कभी कभी थाने भी होता है कि वो आवेदन नहीं लेंगे, आवेदन भी नहीं लेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए? उसके लिए बहुत आसान तरीका है, एक रजिस्टर्ड एडी होती है, एक रजिस्ट्री द्वारा पोस्ट भेजा जाता है। पोस्ट भेजने के 3 तरीके होते हैं, साधारण पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट से पोस्ट होता है और एक एडी द्वारा। एडी के अंदर क्या होता है? लिफाफा होता है और लिफाफे के पीछे एडी कार्ड लगाया जाता है। तो जब आप थाने में एडी द्वारा कोई डाक भेजेंगे तो
तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको जब रिसीव करेंगे तो उस फाइल के ऊपर अपनी रिसीविंग देंगे और वो रिसीविंग आपके घर आ जाएगी बाद में। जब भी आप प्रशासन को कोई आवेदन दें, अगर वो पहले तो आप जाएँ आवक में देने की कोशिश करें, अगर वो वहाँ पर नहीं देते तो दूसरा काम आपका रहेगा कि आप उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा रजिस्टर्ड एडी द्वारा उसको संबंधित थाने पर भेज दें। अब मान लीजिए एक साहब डीआईजी ऑफिस या आईजी ऑफिस जाने का समय नहीं है, या शाम के 6-7 बज गए हैं, वहाँ पे आवक जावक में कोई नहीं है, या प्रशासन किसी बड़े मामले में व्यस्त है, वो नहीं कर पा रहा है, या बाहर कर्फ्यू लग गया, हम नहीं जा पा रहे, तब क्या करें? तब तो हम पोस्ट ऑफिस भी नहीं जा सकते हैं, हम थाने भी नहीं जा सकते हैं, आईजी ऑफिस भी नहीं जा सकते। तो एक मोबाइल हमारे पास हो सबके पास है। हमारे इलाके आपके जो खरगोन की पुलिस है, खरगोन की पुलिस की वेबसाइट है खरगोनपुलिस.org। आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो उसको नोट कर लीजिए, खरगोनपुलिस.org। आप जैसे ये सर्च करेंगे तो आपके सामने खरगोन के सारे अधिकारियों के मोबाइल नंबर, उनका नाम और उनकी ईमेल आईडी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फोन उठाएंगे तो जो ईमेल आईडी है वो आवेदन का फोटो खींच के या उसको स्कैन करके उसको पीडीएफ बनाकर आपको क्या करना है, उन अधिकारियों को क्या करना है, मेल करना है। मेल आसान है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास नेट है। खरगोनपुलिस.org सारे अधिकारियों के, सारे आला अधिकारियों के, इवन जो थानेदार साहब होते हैं उनका भी ईमेल आईडी आपको उस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अच्छा ये सिर्फ अकेला खरगोन में नहीं है, अगर आप इंदौर की बात करेंगे तो इंदौरपुलिस.org है, खरगोनपुलिस.org है। तो हर पुलिस ने अपने लिए एक वेबसाइट तैयार की है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, उसके जिले के लेवल पे एक वेबसाइट है। और अगर हम जिले से ऊपर की बात करें तो फिर mpupolice.nic.in ये सरकारी वेबसाइट है एमपी पुलिस की, पूरी एमपी पुलिस की, जिसके अंदर आपके डीआईजी महोदय आ जाएंगे और उनके जो आला अधिकारी हो उनका भी इसके अंदर आईडी नंबर आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी एड्रेस मिल जाएगा। दो तरीके हो गए, हम एफआईआर करते गए, एफआईआर की हुई तो हमें आवेदन देना है, अगर आवेदन नहीं दिया उन्होंने या किसी वजह से हम आवेदन देने भी नहीं जा पाए तो वो ईमेल एड्रेस पे उसको सेंड करते हैं, बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज की और इजाजत दी है कि अगर आप कोई आवेदन या कोई नोटिस इसको व्हाट्सएप पे दे रहे हैं वो उसमें ब्लू टिक आ जाता है तो उसको भी मान्यता दी गई है। आपके पास केआई साहब का मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट केआई साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए। अब केआई साहब उससे इनकार नहीं कर सकते कभी कि मुझे मिला नहीं, क्यों? क्योंकि मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास सब ईमेल एड्रेस भी नहीं है कि साहब केआई साहब का ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, आईजी साहब का, एसपी साहब का मिल गया तो केआई साहब को वो आवेदन आप व्हाट्सएप कर दें, वो भी किसी दिन के बराबर बना जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है ना कि उस आवेदन के ऊपर जांच होती है, पुलिस ने जांच करी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस जांच करती नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? अब उसके बाद क्या होता है, कोर्ट के अंदर एक प्राइवेट कंप्लेंट दर्ज की जाती है जिसको वाद कहा जाता है। उसी आवेदन और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास सबूत है वो सबको तैयार करके एक खाता तैयार किया जाता है और निःशुल्क, जिसकी कोर्ट के अंदर कोर्ट फीस कुछ नहीं लगती। वकील साहब से अगर आप करवा दें तो उनकी फीस लेने वो अलग चीज़ है, लेकिन कोर्ट की कोई फीस नहीं लगती है इस प्राइवेट कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए। उसके अंदर दो प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस ये होती है कि कोर्ट ऑर्डर करती है थाने पे कि आप एफआईआर दर्ज करें। अगर कोर्ट भी सेटिस्फाई नहीं है, कई बार ऐसा होता है कोर्ट भी सेटिस्फाई नहीं, कोर्ट थाने को ऑर्डर नहीं करती, कोर्ट बोलती है हमको इसका प्रकरण चलाएंगे, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करती है और फाइनली जब वो इन्वेस्टिगेशन करके संतुष्ट हो जाती है तो फिर वो कोर्ट को थाने को ऑर्डर करती है कि अब आप एफआईआर कर लें, हम इससे संतुष्ट हैं। तो अब थाना इनकार नहीं कर सकता, अब थाना इनकार नहीं कर सकता कि हम इसकी एफआईआर करेंगे। ये ज़्यादातर वो मामलों में आते हैं जैसे कि आपका मानहानि का मामला है, मानहानि के मामले में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर करती ही नहीं है, बहुत कॉमन चीज़ हो गई है। साहब हमारे लड़कों के नाम छप रहे, पेपरों में छप रहे, अब मानहानि का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल जो कर रही है वो तो मीडिया कर रही है, तो लड़कों के नाम छपे पेपरों में आ जाते हैं, या उन्होंने को काम करते हैं गुरु का नाम लिख दिया गया, कई बार बड़ी बदतमीजी से हमारे नाम छाप दिए जाते हैं। तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। अगर मीडिया ने कोई बात लिखी है जो गलत है तो आईजीडीआईजी ऑफिस और
दो जगह पर अवार्ड देना है। एक तो उस पेपर के संपादक को, उस पेपर के संपादक महोदय को, दूसरा जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली। कोई पेपर बनता है, कोई पेपर छिपता है, तो उसको इजाजत लेना पड़ती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से, दिल्ली से। आप गूगल में सर्च करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को, तो आपको पूरा देख रहे हैं तो वहाँ के कौन सदर है, कौन चेयरमैन है, सबके नाम आ जाएंगे। अगर पेपर के अंदर कोई गलत बात छिपती है तो आपको किसके ऊपर करना है? एक तो उस पेपर के संपादक को लेकर लिखना है कि आपने ये बात गलत लिखी है। दूसरा, उसकी एक कॉपी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को देना है। क्यों? क्योंकि उसका माई बाप जो है, पेपर का, अखबार का जो माई बाप है, जिसने उसको मान्यता दी है पेपर छापने की, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। और पेपर के खिलाफ जो मुकदमा होता है वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता है, वो दिल्ली में चलता है। उनकी एक अलग स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हमारा इंदौर में आकाश विजय का केस किया था, तो उनका जो केस था कि एमएलए हैं, जो विधायक हैं, तो इनके विधायकों की एक अलग कोर्ट बनी हुई है भोपाल में। तो इंदौर कोर्ट में उनकी बात को सुनी और बोला था कि इनकी जो है जमानत की याचिका आपको कहाँ लगाना है? भोपाल में लगाना है, स्पेशल कोर्ट। ऐसे ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्पेशल कोर्ट बनी हुई दिल्ली में। अब तक पेपर तो खरगोन का है, आपने शिकायत कर दी दिल्ली में, अब उनको कहाँ के चक्कर काटना है? दिल्ली में। तो पेपर मीडिया इससे वोट करती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से। अब फरियादी के मसले में एक और बड़ी चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि आप खुद रिपोर्ट दिखाने गए थे और आपको भी गए, कई बार रिपोर्ट दिखाने आप ही गए थे और आपको भी गए। तो उस जगह पर एक काम किया जा सकता है कि आपको शक है, तो उस धर्म आपको पहले से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर हमारे साथ कोई घटना घट सकती है, हम रिपोर्ट दिखाने आए हमें दिखाएं, तो आप पहले ही आईजी ऑफिस, डीआईजी ऑफिस में या तो आवेदन दे दें या उनको मेल आईडी के द्वारा भेज दें। तो अगर उन्होंने पत्र बना भी दिया, आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, तो आपको जो आपने आवेदन दिया है वो आपको सपोर्ट करेगा आगे केस के अंदर भी और जमानत के अंदर भी। तो जब भी ऐसा लगे तो देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसको आप रोक नहीं सकते हो। आप मान नहीं रहोगे तो वो आपके घर आ जाएंगे, तो उसके लिए क्या करें? अगर आपको ऐसा पहले तो पहले ही आप कुछ जगहों पर आवेदन दे दें, मेल कर दें, ये जरूरी होता है। प्राइवेट डिफेंस एक चीज है जिसको अपन आज भी मिलेंगे, आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। हम आ जाते हैं कि आरोपी के ऊपर। जब हम आरोपी होते हैं किसी झूठे केस के अंदर या किसी सच्चे केस में, कोई भी केस में हम आरोपी बन सकते हैं। अब जब हम आरोपी होते हैं तो हमें 3 चीजों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज मैं आपको आरोप जो होते हैं अपराध 2 तरह के होते हैं। अपराध 2 तरह के होते हैं। हमारे पास एक थानेदार साहब का फोन आ जाता है कि आपको यहाँ आना है, तो हम 4 लोगों को ढूंढते हैं कि इनके ताल्लुक थाने से। आपको सबसे पहले मामला क्या है? मामला जब आप पूछेंगे तो आपके सामने 2 चीजें आएंगी। 2 तरह के अपराध होते हैं। एक होता है जमानती अपराध और एक होता है गैर जमानती अपराध। अगर जमानती अपराध में आपको बुलाया जा रहा है तो वो सिर्फ आपसे पूछताछ करेंगे और एक फॉर्मल अरेस्टिंग करके हाथों हाथ आपको छोड़ देंगे। आपकी कोर्ट से जमानत नहीं होगी, थाने से ही आपकी जमानत हो जाएगी, आपको हाथों हाथ थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। वो कौन सा अपराध होता है जिसके अंदर थाने से ही छोड़ दिया जाएगा? उसको कहते हैं जमानती अपराध, इंग्लिश में कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। पुलिस वाले साथ हमारे पास कोई फैकल्टी से फोन आता है कि आपका साथ 323 का मामला बना है, तो 323 आईपीसी आपने सर्च किया, पुलिस जो भी मामले बनाती है आईपीसी के अंदर बनाती है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो पुलिस जो भी मामले बनाती है, जो आपराधिक मामले होते हैं वो आईपीसी के तहत बनाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि साहब 323 का मामला बना है, आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल उठाना है, मोबाइल उठाना है, वो गूगल पर सर्च करना है आईपीसी 323 आईपीसी वेरिएबल और नॉन वेरिएबल। आपके सामने पूरा चिट्ठा खुल के आ जाएगा कि वो जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है, या उसके अंदर कितनी सजा है, उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। ऐसे इसका खुद ठीक उल्टा मामला होता है गैर जमानती मामले। जमानती मामले हो गए और ये होते हैं गैर जमानती मामले। गैर जमानती मामले में पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। अगर उन्होंने अरेस्ट किया है किसी आरोपी को, तो अब उस आरोपी की जमानत आपको कहाँ से कराना पड़ेगी? कोर्ट से कराना पड़ेगी। कोर्ट के अंदर भी 3 सीढ़ियाँ होती हैं। सबसे पहले जो होती है लोअर कोर्ट होती है, फिर सेशन कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो
तो हम अगर राज्य स्तर पे भी देखें तो कि कोर्ट हमारे लिए खुली होती है। ऐसा नहीं कि एक कोर्ट ने अगर जमानत रद्द कर दी तो हम उसके ऊपर अगले ही दिन, कई लोगों का सवाल होता है क्या एक बार कोर्ट ने खारिज कर दी तो अगले ही दिन ऊपर की कोर्ट में चले गए तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई उसमें नहीं। क्योंकि ऊपर की कोर्ट तो बैठी ही इसलिए है कि जब नीचे की कोर्ट जमानत खारिज करेगी तो आप ऊपर आ जाओ, वो खारिज करेगी तो हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट ने खारिज किया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक दूर हो जाता है, वो लंबी प्रोसेस होती है। तो लेकिन हम 3 जगह तो जा ही सकते हैं, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि पुलिस या वारंट से या बिना वारंट के हमें गिरफ्तार कर सकती है। बड़ा मतलब फिल्मों में लेना हमने आप पूछने से करोगे कि आपके पास वारंट है क्या, या आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप पूछें कि आपके पास वारंट है क्या, बोलेगा आओ दिखाते हैं वारंट, इतना बोलने नहीं दिया। ये हमारे नॉलेज के लिए हमारे को जरूरी है कि 4 तरह के वारंट होते हैं, 4 तरह के वारंट। जिस तरीके से अपराध 2 तरह के होते हैं, बेलेबल और नॉन बेलेबल, जमानती और गैर जमानती। तो उसी तरीके से 2 वारंट तो ये आपको हो जाते हैं, एक जमानती वारंट होते हैं और एक गैर जमानती वारंट होते हैं। जमानती वारंट के अंदर आपको गिरफ्तार किया जाता है और अथवा छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो गैर जमानती वारंट होते हैं उसके अंदर अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो फिर आपको जमानत मिलेगी कोर्ट से। इसके अलावा 2 वारंट जो है आपके, एक बेलेबल वारंट होता है, नॉन बेलेबल वारंट होता है। तीसरा वारंट होता है स्थायी वारंट। स्थायी वारंट लाल स्याही का वारंट भी जिसको हम कहते हैं, बुजुर्ग लोगों ने सुना भी होगा कि साहब लाल स्याही से वारंट लिखा गया। अब जब लाल स्याही से वारंट लिखा जाता है तो अब पुलिस आपको कहीं से भी ढूंढ के लिए आप बच नहीं सकते। वारंट ऐसा होता है कि कोर्ट एक बार वारंट निकाल देती है लाल स्याही से कि अब ये आदमी जिंदा है मुर्दा, कहीं से भी ढूंढ के लाओ, पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस उसको अरेस्ट करके लाती है। एक और वारंट होता है प्रोटेक्शन वारंट होता है कि अगर एक आरोपी एक मामले में ऑलरेडी जेल में है तो उसको अरेस्ट करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ मामला आपको मुझे बताया गया कि ऐसा कुछ हुआ है कि एक आरोपी के एक व्यक्ति के ऊपर 2 आरोप लगा दिए एक ही दिन में, तो उसके अंदर 2 अरेस्टिंग नहीं होगी, एक मूल अरेस्टिंग होगी और दूसरा जो होगा उसको प्रोटेक्शन वारंट होगा, एक ही मामले के अंदर उसकी दूसरी बार भी अरेस्टिंग की जा सकती है। अब जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी आरोपी को तो उसको 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, अगर आज अरेस्ट किया है अगले 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। अगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया तो आप एक आवेदन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर। आप एक आवेदन धारा 56 से आपका आवेदन होता है, उसमें आप कोर्ट से बोल सकते हैं कि ये नाम का व्यक्ति इसी थाने के अंदर गिरफ्तार है, लेकिन पिछले 24 घंटे बीतने के बावजूद भी इस आरोपी को, इस व्यक्ति को अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया है। बाकायदा कोर्ट थाने में एक आवेदन भेजेगी कि इस आवेदन का जवाब दो, थाने को उसको जवाब देना पड़ेगा। उसी मामले में एक बहुत बड़ा मामला होता है जहाँ हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई जाती है कि कोई आदमी को अरेस्ट कर रखा है और पेश नहीं करनी है, तो हेबस कॉर्पस नाम से एक रिट लगाई जाती है हाईकोर्ट में। कोई बड़ा मामला है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट तक भी सुनता है। अगर आपको अरेस्ट किया है और सुनवाई नहीं हो रही है, अक्सर हमारे यहाँ होता है 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पता ही नहीं है कि किस मामले में अरेस्ट कर दिया है, किन धाराओं में अरेस्ट किया है, तो ये जानकारी देना आपका अधिकार है। उस व्यक्ति को बताना कि पुलिस को ऊपर दायित्व है, वो बताए उसको उस आरोपी को किस मामले में अरेस्ट किया है, उसको ये आज़ादी है कि वो अपने घर वालों को सूचना दे, अपने वकील को सूचना दे, ये उसके ऊपर आज़ादी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी आरोपी को अरेस्ट किया गया है तो उसका एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से किसी को अरेस्ट करके ले गए तो उसका पंचनामा बनाया जाता है, जहाँ पर जिस जगह पर अरेस्ट किया जा रहा है उसी जगह पर उसका अरेस्ट मेमो बनाया जाता है, जिसके अंदर वहाँ पर मौजूद लोगों की साइन होती है, टाइम लिखा जाता है और किस अपराध के अंदर उसको अरेस्ट किया गया है वो भी लिखा जाता है। तस्वीर लेके मंच पर और साथ में उन्हीं के साथ में हमारे जो साथी भाई आए हैं सलमान भाई, वो भी तस्वीर लेके आएंगे। ये जो खुशूसी आए हैं हमारे बीच में, ये हम लोग थोड़ी सी कानून के बारे में क्या क्या अपने अधिकार है, क्या क्या आप लोग को कानून ने अधिकार दिए हैं और संविधान में किस चीज़ पे आप लोग को कितना अधिकार है ये बताने के लिए और ये सारी जानकारी देने के लिए अपने बीच इंदौर से आए हैं लोग और उनका तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में हमारे बुजुर्ग बैठे हैं मोहम्मद याकूब साहब, मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि पहले आए और अपने इमरान आपसे काजी साहब का
करते मतलब और हमारे एक और बुजुर्ग जो हमारे बीच में मौजूद हैं अफसर भाई साहब, मैं उनसे भी गुजारिश करूँगा कि वो आए और हमारे एक साथियों का इस्तेमाल करें। और हमारे साथी जो इस काम में काफ़ी दिनों से जुड़े हुए थे कि लोगों को कुछ कानूनी जानकारी दी जाए, कानून के बारे में बताया जाए, उन्हें समझाया जाए। हमारे तौसीफ साहब और राजा भाई दोनों साथ में जाए और उनका इस्तेमाल करें हमारे भाइयों का। ये दोनों की मेहनत है इस चीज़ को करने के लिए। करीब 15 दिन से पीछे लगे हुए हैं कि कुछ लोग इस चीज़ की जानकारी मिले, अपने लोगों को जानकारी पर कानून को समझें और अपने अधिकारों को समझें। बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों, अपने बुजुर्गों को बहुत बहुत शुक्रिया। जैसे कि बहुत लोग जानते हैं कि पुलिस शब्द एक ऐसा है जिसको सुनकर थोड़ा सा लोगों के दिल में भय और डर बैठता है कि पुलिस कानून कुछ हो गया है तो पुलिस वाला हमें गलत करता है। ऐसा नहीं है, पुलिस बहुत हद तक आप लोगों के सहयोग के लिए बनी है। कानून व्यवस्था बनाना और सुचारू रूप से व्यवस्था को चलाना पुलिस महकमे के ही जिम्मे में होता है, जो उनके काम को अंजाम देते हैं। पुलिस में जो पहला ही वर्ड है पी जो वर्ड है पुलिस का, वो पोलाइट के नाम से जाना जाता है, मतलब सब भी। लेकिन आजकल पुलिस में वो बात नहीं रही, सब भी जैसा कुछ है नहीं। पोलाइट मतलब पोलाइट जैसा शब्द ये पुलिस आजकल यूज ही नहीं कर पाती। और जो ओबीडिएंट इस तरह से पुलिस के पूरे मायने होते हैं, सब भी लॉयल, पोलाइट, कंस्टिट्यूशन और ये सारी चीजें बनकर पुलिस वर्ड बनता है। एक ऐसा महकमा जो लोगों के सहयोग और सराहना के लिए बनाया गया है, लेकिन कानून व्यवस्था बिगड़ती है तो थोड़ा सा पुलिस को सख्त होना पड़ता है। लेकिन वो कहीं कहीं कुछ ज़्यादा सख्त हो जाते हैं और अपने लोगों को इस चीज़ की जानकारी नहीं होती है तो वो उस चीज़ का फायदा नहीं उठा पाते। तो सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा मेरे भाई से, अब्दुल काजी साहब से, कि थोड़ा सा कानून के बारे में बताएं और पुलिस के क्या क्या दायरे हैं, क्या क्या उनके दायित्व हैं और अपने क्या दायित्व हैं, उनके पर थोड़ी रोशनी डालें। आसिफ भाई सब लोगों का शुक्रिया, आप लोगों ने हमें मौका दिया बात करने का। देखिए, सबसे पहले तो हम कानून को समझे कि कानून क्या है, वो कानून कैसे बना। तो हमारे सामने 3 वर्ड, 3 लफ्ज बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं, एक संविधान, एक कानून और एक नियम। मेरी गुजारिश है कि थोड़ा सा इंतजामिया से जो मैं पीछे वो भी इधर आगे आ जाए, इंटरेक्शन अच्छी तरीके से हो पाएगा। आगे आ जाओ, आगे जाओ। दूसरी एक और गुजारिश है कि आपके हाथ में पेन और एक पेन दिया गया है, इसका खूब इस्तेमाल करें। अभी हम कोई बातें करेंगे, इसको लिखें, तो उसकी भाई की जो मेहनत है वो ज़ाया नहीं जाना चाहिए, इसको बचा के रख ले जाना है, ये पूरा भर दीजिएगा। 3 लफ्ज हमारे सामने बार बार आते हैं, एक संविधान, एक कानून और एक नियम। ये तीनों एक ही है क्या? ये तीनों अलग है। इसको हम लोग सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि संविधान क्या है। तो संविधान को आप ऐसे समझे कि जितने भी कानून बनेंगे या जितने भी नियम बनेंगे, उन सबका ऊपर एक मदद होती है, हेड होता है, एक्सप्रेशन देने वाली, कौन सा कानून कैसे बनेगा, क्या नियम होंगे, उनको रूपरेखा दी जाती है, वो संविधान है। संविधान सबसे बड़ी किताब है कानून की। हमारे यहाँ पर केंद्र सरकार के 1248 कानून है, सिर्फ केंद्र सरकार के। उसके बाद राज्य सरकार के अलग कानून है। ये केंद्र सरकार के जो कानून बनते हैं, ये किस नियम के अनुसार बनते हैं, वो सभी नियमों की जानकारी कहाँ लिखी होती है? संविधान में लिखी होती है। सबसे पहले संविधान होता है, संविधान के नीचे कानून होते हैं और कानून के नीचे नियम होते हैं। नियम सबसे छोटी कैटेगरी की चीज हो जाती है, जो सरकार वक्ती तौर के लिए 5 दिन के लिए, जैसे भी कोविड बना, तो कोविड एकदम से आएगा, कोविड के ऊपर कोई नियम
कई नियम आए, कोई कानून नहीं आया। कोविड के नियम आप जहाँ पर भी देखेंगे तो कोविड के नियम लिखे हुए, कोविड का कानून नहीं लिखा है। तो जब कोई वक्ती दौर के लिए या कुछ देर के लिए कोई जरूरत होती है तो सरकार उसके ऊपर क्या बनाती है, नियम बनाती है। जैसे कि बीच में एनआरसी, सीए, तो सीए जो था वो एक कानून था और एनआरसी एफआईआर क्या था, एक नियम था। ठीक है, हम दूसरी बात आगे आते हैं कि संविधान जो है, संविधान हमारे लिए आम नागरिक के लिए सबसे बड़ी चीज हमें क्या है, सरकार कैसे चलेगी, कानून कैसे बनेंगे, पुलिस कैसे काम करेगी, लोकसभा कैसे काम करेगी, राज्यसभा कैसे काम करेगी, ये सब कुछ कौन बता रहा है हमें, ये संविधान बता रहा है। लेकिन आम नागरिक के लिए क्या अधिकार है, तो उसके लिए संविधान ने हमें फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार दिए। आर्टिकल नंबर 12 से लेकर 35 तक के 6 तरह के मौलिक अधिकार दिए गए, बेसिकली 6 तरीके। कुछ 6 के अंदर भी और भी कई अधिकार है, लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक के हमारे को मौलिक अधिकार बताया गया है, जिसके अंदर हमारे लिए जो जरूरत के मौलिक अधिकार है वो सबसे बड़ा है कि हर व्यक्ति अपने धर्म का पालन करने के लिए, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए आजाद है। हर व्यक्ति, सिर्फ अकेला मुसलमान ही नहीं, हर धर्म का हर व्यक्ति। एक और उसमें बड़ा कानून है कि कोई किसी को मजबूर नहीं करेगा अपने धर्म के ऊपर लाने के लिए, अपने धर्म का चंदा लेने के लिए। ध्यान रखिए, आपको कोई किसी के ऊपर कंपाइल नहीं कर सकता है कि आप किसी दूसरे धर्म के लिए चंदा लें। आप अपनी हंसी खुशी और मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन कोई आपको मजबूर नहीं कर सकता कि आप जिस धर्म पे फेथ नहीं रखते हैं उस धर्म पे आप चंदा दें या उसके लिए कोई डोनेशन दें। ये आपकी आजादी है। ये हमारे को कहाँ पर मिलता है, मौलिक अधिकार में हमारे को दिया जाता है। फिर एक आती है आजादी का अधिकार। उस आजादी के अधिकार के अंदर कई अधिकार दिए गए, जिसके अंदर एक अधिकार का हम अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, असेंबली का, एक सभा का। ये सभा का अधिकार में किसने दिया है, संविधान ने दिया है। बोलने का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, अपने कल्चर को बचा के रखने का अधिकार। कल्चर समझ गए आप, मजहब से अलग होता है कल्चर। भाई हमारा लिबास एक मजहब का हिस्सा नहीं है, लेकिन वो हमारे कल्चर में है। दाढ़ी तो हमारा मजहब है, टोपी हमारा मजहब है, लेकिन हमारे कपड़े पहनने का ढंग, उसका कलर, जिसके ऊपर बहुत ढंग से किए जाते हैं, वो हमारा कल्चर है और हम अपने कल्चर को फॉलो कर सकते हैं। इसलिए हमारे को अधिकार है। जो अधिकार कौन दे रहा है, संविधान दे रहा है। संविधान सारे नियमों, सारे कायदों का बाप है। संविधान सबसे बड़ी किताब है। तो संविधान हमारे को ऐसे अधिकार दिए हैं जिससे कोई हमें छीन नहीं सकता, कोई भी छीन नहीं सकता। अगर कोई छीनता है तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर इसके अंदर याचिकाएं लगती हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर। संविधान का अनुच्छेद 33 जो है वो यही अधिकार देता है कि अगर ऊपर दिए गए किसी भी अधिकार का हनन किया जाता है तो आप 33 नंबर अनुच्छेद के अंदर हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकते हैं अपने अधिकारों के हनन के मामले में। तो संविधान में अधिकार भी संविधान ने दिए हमें और उनका प्रोटेक्शन भी किसने करा, संविधान ने करा। अब एक बड़ा मसला आता है, हम यहाँ पर दो तरीके से बात करेंगे। पहला सेशन जो हमारा होगा फरियादियों के लिए होगा, और दूसरा सेशन जो होगा जब हमें आरोपी बना दिया जाता है। कानून के अंदर यही दो बड़ी चीजें होती हैं। अगर कानून के अवेयरनेस की बात करें तो कभी आप फरियादी होते हो, कभी आप आरोपी होते हैं। आरोपी के तरह आरोपी, ये वर्ड का ध्यान रखिए, आरोपी वर्ड सिर्फ आपके ऊपर आरोप है। हमारा क्या है, भगवान राम के ऊपर भी क्या लगाया है, आरोप लगाए गए थे। हम यहाँ निजाम के हिसाब से बात करें तो श्री राम के ऊपर भी क्या लगाया गया है, आरोप लगाया। आरोपी कोई भी हो सकता है, लेकिन अपराधी कोई नहीं हो सकता जब तक कि अपराध सिद्ध ना हो जाए, जब तक वो अपराधी नहीं हो सकता। कई मामलों में क्या होता है, वो पुलिस ने एफआईआर करी, वो पेपर वाले डायरेक्ट लिख देते हैं अपराधी, पेपर वाले डायरेक्ट अपराधी नहीं लिख सकते। अभी जब तक कोर्ट का फैसला बाकी है, जब तक हर व्यक्ति क्या होता है, आरोपी होता है, फरियादी। अब फरियादी की बात करते हैं तो फरियादी कौन होते हैं, फरियादी कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं जिसके साथ घटना घटी कोई फरियादी है। मेरे सामने कोई घटना घटती है,
एक आदमी को चोट लगती है, उसको हॉस्पिटल भेज दिया जाए, तो वो जो इसको लगी है वो आहत कहलाता है, वो इंजर्ड पर्सन है। मैं फरियादी हो सकता हूँ, मैं थाने में जाके एफआईआर लिख सकता हूँ। कई बार क्या होता है, थाने में जाते हैं और हमें भगा दिया जाता है कि आप कौन, तो फरियादी कोई भी हो सकता है। कई बार कई मामलों में जब पुलिस को कोई फरियादी नहीं मिलता है और आदमी को मर गया, जो फरियादी था, जो आहत था, इंजर्ड पर्सन था, वो मर गया, अब किसको फरियाद, तो पुलिस खुद फरियादी मिल जाती है। कई मामलों में होता है पुलिस खुद फरियादी बन जाती है, तो फरियादी कोई भी बन सकता है, फरियादी कोई भी हो सकता है। जरूरी नहीं है कि जो इंजर्ड हुआ है, जो आहत हुआ है, कोई भी फरियादी बने, फरियादी कोई भी हो सकता है। दूसरी चीज, एक बड़ी बात आती है क्षेत्र अधिकारी, पुलिस के क्षेत्र अधिकारी। हम रिपोर्ट लिखाने जाते हैं साहब, पुलिस वाले बोल देते हैं कि तो कोतवाली का मामला है, ये उस थाने का मामला है, ये हमारा इलाका नहीं है, लेकिन इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में नए कानून है। अब कोई पुलिस वाला ये नहीं बोल सकता है कि ये हमारा इलाका है। जीरो की कायम, ये लिखिए आप, जीरो की कायम कहलाती है। कायमी मतलब एफआईआर दर्ज करना, उर्दू जबान में बोला जाता है कायमी। हमारे उर्दू के कई लफ्ज आज भी कानून में इस्तेमाल किए जाते हैं, फरियादी वर्ड उर्दू, तो उसको कहते हैं जीरो पे कायमी। पुलिस अब ये नहीं कह सकती कि ये मामला तो कोतवाली का है, ये तो फलां थाने का है, नहीं, हम आपके थाने का गए, आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एफआईआर लिखना है, फिर आप देखेंगे कि वो मामला किस थाने का है और उस थाने को उसको आप क्या कर देंगे, फॉरवर्ड कर देंगे। भाई सवाल जवाब का जो सेशन होगा वो आखिरी में होगा, आपके पेज के आखिरी पेज के ऊपर आपके जो सवाल जवाब होगा उसको लिख दीजिए और मुझे फॉरवर्ड कर दीजिए सबसे लास्ट में। उसके लिए टाइम लेंगे, क्योंकि बीच में अगर सवाल जवाब करेंगे तो अपनी पूरी लेन टूट जाएगी। अब पुलिस का ये कहना जब होता है हम एफआईआर करेंगे, तो अब वो बोलना उनका बंद हो गया। अगर आपको नॉलेज है तो आप बोल सकते हैं कि आप जीरो पे कायम करें। आपने सिर्फ इतना बोला कि आप जीरो पे कायम करें, तो अब जो है पुलिस वाले साहब आप वीडियो देखेंगे, मतलब पढ़े लिखे हो चाचा, पढ़े लिखे हो, तो फिर वो क्या करेगा, आपको जीरो जीरो समझना, शून्य शून्य, जीरो पे कायम की जाती है, शून्य पे कायम होती है, तो शून्य पे आप कायम करवाएं, फिर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो इन्वेस्टिगेशन का काम पुलिस का है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी और कहाँ भेज देगी वो जो उसका संबंधित क्षेत्र है। हम सफर में होते हैं, ट्रेन में होते हैं, हमारे साथ कोई डिपार्टमेंट घटना घट जाती है। अब मान लें मैं यहाँ से दिल्ली जा रहा हूँ, यूपी के किसी गाँव में था, गुजर रहा था और वहाँ घटना घट गई, तो मैं क्या उस ट्रेन में सुबह जाऊँ? नहीं, मुझे दिल्ली जो मेरा आखिरी स्टेशन है वहाँ उतरना है, वहाँ मेरे को सीआरपीएफ का थाना मिलेगा, मैं उस सीआरपीएफ के थाने में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और वो सीआरपीएफ का थाना जो है वो बाद में उस संबंधित थाने पर भेज देगा। ये पुलिस का काम है। अब क्या आती है बात कि हम एफआईआर लिखाने चले जाते हैं, कई बार ये होता है कि एफआईआर में ऐसे मामले हम बड़े बड़े मोटी मोटी चीजें छोड़ देते हैं जो एफआईआर के लिए जरूरी है। तो इसको हमने एक नया नाम दिया है 9K का फार्मूला, 9K का फार्मूला, इसको आप रट लीजिए। ये 9 शब्द ऐसे हैं जो आपको एफआईआर को सेटिंग कर देंगे, जो आपकी एफआईआर को सेटिंग कर देंगे। जब आप एफआईआर लिखाने जाएंगे तो इन 9 बातों का आपको ख्याल रखना है। कहीं पर भी जाएं, किसी भी थाने में जाएं या आप कोई आवेदन के लिए लिख रहे हैं, तब भी आपको इन्हीं 9 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात है कब, घटना कब हुई, कब घटना कब घटी, उसके लिए आपको 2 चीजों की बात मालूम होना चाहिए, एक दिन, दूसरा समय। ये 2 अगर बातें आपको मालूम है, दिन और समय, तो आपकी एफआईआर मजबूत हुई। कई बार हमें मालूम नहीं होता 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, आपको प्रॉपर डेट बताना है, डेट और किस टाइम की बात है। अगर आपने सही डेट और सही टाइम बताया तो फिर आगे का काम पुलिस का है, वो नेटवर्क से, मोबाइल नेटवर्क की लोकेशन से या किसी सीसीटीवी कैमरे से उसकी छानबीन करेगी, ठीक है ना। दूसरी चीज है कब के बाद कहाँ पर, घटना कहाँ पर घटी है। पहली बात कब घटी है, दूसरी बात कहाँ पर घटी है, जगह क्या है, उस जगह की पहचान कहाँ, किस नाम से की जाएगी। हर जगह की जगह जो होती है उसको पहचान होती है, कोई लैंडमार्क होता है, तो वो कहाँ पर घटी है, कब घटी है, कहाँ पर घटी है। तीसरे नंबर की बात को ध्यान रखिए, किसके साथ घटी है, किसके साथ घटी है, चोट किसको लगी है। जरूरी नहीं कि मैं एफआईआर लिखाने जा रहा हूँ मेरे साथ घटी है,
आपके किसी भाई के साथ कोई घटना घटी तभी आप एफआईआर लिखवाने जा सकते हैं। तो किसके साथ में घटी है, कब घटी है, कहाँ पर घटी है, किसके साथ में घटी है, ठीक है, किसके द्वारा घटाई है, किसने काम को किया है, मतलब आरोपी कौन है, उस मामले में आरोपी कौन है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि किसने ये काम किया है, किसके द्वारा ये काम किया गया है। हम जाते हैं अज्ञात में एफआईआर लिखवा देते हैं, पुलिस वाले खुशी खुशी अज्ञात में एफआईआर लिख देते हैं कि अज्ञात में एफआईआर है तो उनको कोई इन्वेस्टिगेशन करना नहीं है, इन्वेस्टिगेशन कुछ खास ही होना नहीं है, पड़ी रहेगी एफआईआर आपकी। 90 दिन बाद पुलिस क्या होगा, आगे कोर्ट में आएगी, खात्मा पेश कर देगी कि इस मामले में हमको कोई सुराग नहीं मिला, ये इस प्रकरण को खत्म किया जाता है। तो हमें नाम जरूर मालूम होना चाहिए। अभी फसादों का दौर चल रहा है, गौतमपुरा में भी फसाद हुए, वहाँ पर भी मुस्लिम लोगों ने कई सारी एफआईआर, लेकिन मैक्सिमम जो एफआईआर वहाँ पर की गई है वो अज्ञात हुई, धारा बड़ी बड़ी लगाई है, 305 जैसी बड़ी बड़ी धाराएं लगा दी, वो पुलिस वालों ने एफआईआर दर्ज कर दी, लेकिन क्या वो अज्ञात। अब नाम तो पुलिस वाले कह रहे हैं कि साहब आपकी पहचान बताएं, आपको मानना है कि आप बताएं पहचान को, तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमें किसका नाम लिखना है, या आपको पहले से मालूम होना चाहिए कि ये कोई प्रोग्राम हो रहा है, ये कोई रैली निकल रही है, और अगर इसके बाद में कोई घटना घटती है तो इसके जिम्मेदार हो, ये आपको पहले से मालूम होना चाहिए। हम अवामी तौर पे बात कर रहे हैं, कोई घटना घटने वाली है, आपको शक है कि ये घटना यहाँ से घट सकती है, तो आपको पहले ही मालूम होना चाहिए कि ये अगर इस घटना से, इस आयोजन से अगर कोई बुरा काम होता है तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा, इसके ऊपर आपको नजर रखना पड़ेगी। तो कब घटी, कहाँ घटी, किसको चोट पहुंचाई गई और किसके द्वारा की गई। अगली चीज आती है कि ये काम किस लिए किया गया, एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, किस लिए किया गया। कानून और अपराध जो होता है इंटेंशन, उसकी नीयत के ऊपर इस्लाम में भी कहा गया है कि हर अमाल का दारोमदार किसके नियत है, ऐसे कानून में भी कहा है कि उसका इंटेंशन क्या है, उसकी चाहत क्या है। किसी ने किसी को मारा तो उसने अपने बचाव में मारा है, किसी को बचाने के लिए मारा है, या कोई अपराध कार्य करते हुए मारा है, तो उसके अंदर ये आपके अल्फाज होना चाहिए कि ये घटना क्यों घटाई गई है, उसके पीछे इंटेंशन क्या था, ठीक है। आखिरी चीज जो इसमें होती है कि इससे क्या क्या नुकसान हुए, इससे क्या क्या नुकसान हुए। मान लीजिए किसी को मारा, किसी ने मारा, कहाँ पर मारा, ये करा, वो उस चीज से क्या हो गया, कोई मर गया, कोई हॉस्पिटल में एडमिट, तो ये सब चीजें भी आपको उसी एफआईआर के कंटेंट में आना चाहिए। एक और चीज इसमें होती है कि ये कार्य किस चीज के द्वारा किया गया, हाथ से मारा, लट से मारा, बंदूक से मारा, चाकू से मारा, गाड़ी चढ़ा दी, तो आपके पास भी क्लियर होना चाहिए कि ये काम किस चीज के द्वारा किया गया है। ये कुछ चीजें हैं जो एफआईआर के लिए हमारे बहुत ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। हम जाते हैं मुंह उठा के एफआईआर के साथ एफआईआर लिखो, अब वो ठेकेदार साहब क्या करते हैं, हमारी मोटी मोटी कहानी पूछ लेते हैं, और उसके बाद वो उनके साथ टाइप करके एफआईआर लिखते हैं। आप जब उनको पूरा बताएंगे इतनी तारीख को इतने बजे इसके द्वारा इस इंटेंशन के साथ, इस ज्ञान के साथ, इस आदमी पे इसी जगह पर हमला किया गया था, जिसकी वजह से ये आदमी जो है मर गया है, हॉस्पिटल में एडमिट है, या इसको चोट आई है, तो वो फिर थानेदार साहब आपको देखेंगे, चाचा पड़ गया है, चाचा पहले जैसे नहीं है, तो आपको उसके ऊपर काम करना है। दूसरी, जब भी कोई एफआईआर से रिलेटेड कोई बात होती है, एक एफआईआर का एक पार्ट होता है एमएलसी। एमएलसी क्या होता है? एमएलसी जो होती है मेडिकल लीगल कार्ड होता है, जो हॉस्पिटल में तैयार किया जाता है। एमएलसी को हॉस्पिटल में डॉक्टर के द्वारा तैयार किया जाता है, और वो एमएलसी किसके पास जाती है, जो भी संबंधित थाना है वहाँ पर वो एमएलसी को भेज दिया जाता है। अब कई बार क्या होता है कि हम हॉस्पिटल में जाते हैं, फटाफट ड्रेसिंग करवाते हैं, और उसके बाद थाने जाते हैं। अगर कोई चोट आती है, कोई घटना घटती है, तो सबसे पहले आप जाइए सरकारी हॉस्पिटल, क्योंकि सबसे फास्ट एमएलसी तैयार करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में। सरकारी हॉस्पिटल में इमरजेंसी वार्ड में जाए, चाहे एक खून निकला हो तो वहाँ पर भी आपकी एमएलसी मिलेगी। आप सरकारी हॉस्पिटल में जैसे गए, छोटी सी चोट भी आपके ऊपर आई है तो वहाँ पर
डॉक्टर आपका पूरा इंजेक्शन कराएंगे और वहाँ पर वो एक एमएस तैयार करेंगे उसके बाद पूरी चोट के बारे में लिखेंगे और वो ये भी लिखेंगे कि किसने मारा और आप किस थाने से आओगे। फिर उसके बाद वो एविडेंस जो होगी वो उस थाने पर भेज दिया जाएगी जिस जगह पर वो घटना घटी है। जिस जगह पर आप रहते हो उसको कोई मतलब नहीं, मैं यहाँ आया हूँ तो अगर मेरे साथ कोई घटना घटती है तो वो यहाँ के थाने में जाएगी, ना कि इंदौर के किसी थाने में जाएगी। तो घटना जहाँ पर घटती है थाना वो होगा। हमें भी कभी कभी ध्यान रखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम फिरो के गायब में होंगे तो हम गलत जानबूझ करके गलत होने दें, उससे अपन भी परेशान होंगे क्योंकि वो इतनी आसानी से बात करते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, जो घटना जिस जगह हुई है, घटना जिस जगह हुई है, हम कहाँ रहते हैं वो कहाँ रहता है उसको कोई मतलब नहीं, घटना जिस जगह पर हुई है थाना वो ही चुनना चाहिए। ये जो इलाका है यहाँ कोतवाली जाना है तो हमको कोतवाली ही जाना है, कहीं और नहीं जाना। तो ईमेल से बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो आपको एफआईआर करने से लेके आरोपी को सजा दिलवाने तक के काम में आता है। आरोपी को सजा भी उस ईमेल से, आप चाहे बाद में पलट जाएंगे, आप चाहे बाद में पलट जाएंगे, कोई दूसरे जो गवाह है वो पलट जाएंगे, लेकिन वो जो एमएलसी की रिपोर्ट है और वो जो डॉक्टर है वो नहीं पलटेगा। तो उसमें तैयार किया कि वो बोलेगा नहीं आप आए थे, आपको चोट लगी, अब किसने मारा वो आप जाए, लेकिन चोट तो लगी थी वो तो फेंक है, उसको कोई इनकार नहीं कर सकता। अब यही फरियादी के अंदर मामले में एक और बात आती है कि आपने सारी चीजें कर ली लेकिन फिर भी अगर एफआईआर नहीं हो रही है, बहुत कॉमन चीज होती है कि एफआईआर नहीं हो रही, सब परेशान हो रहे हैं, एफआईआर नहीं हो रही है, तो उस सिलसिले में क्या किया जाए। तो उसके अंदर हमारे पास एक ऑप्शन हो जाएगा कि हम आवेदन तैयार करें। आवेदन किन लोगों के नाम से तैयार करना रहता है, डीआईजी ऑफिस, एसपी ऑफिस और जो वो थाना है वहाँ पर, तो ऑफिस भी करता हूँ, डीआईजी ऑफिस में देना है वो आवेदन आपको, एसपी ऑफिस में देना है और जो भी संबंधित थाना है वहाँ पर वो आवेदन आपको देना है। आवेदन लिखने का तरीका कैसा होगा, जो एफआईआर के अंदर मैंने कंटेंट तैयार किया उसी मजमून के हिसाब से उसको अपने को तैयार करना है आवेदन को। जरूरी नहीं है कि आप किसी वकील के पास जाएं और वही आवेदन तैयार करें, तो आवेदन आप इस फॉर्मेट के हिसाब से आप खुद भी तैयार कर सकते हैं। अब आप आवेदन लेकर थाने में पहुंचे तो क्या करेगा, हो सकता है कि मना कर दे, वो आवेदन भी नहीं ले कि जिस थाने पे आपकी एफआईआर नहीं हो रही है उस थाने पे आपका आवेदन क्यों लेंगे, नहीं लेंगे आपसे आवेदन। ठीक है, आपने आईजी ऑफिस दे देंगे, आईजी ऑफिस में ले लेंगे, एसपी ऑफिस में ले लेंगे, लेकिन कभी कभी थाने भी होता है कि वो आवेदन नहीं लेंगे, आवेदन भी नहीं लेंगे। तो उसके लिए क्या किया जाए, उसके लिए बहुत आसान तरीका है, एक रजिस्टर्ड एडी होती है डाक, एक रजिस्ट्री द्वारा पोस्ट भेजा जाता है। पोस्ट भेजने के 3 तरीके होते हैं, साधारण पोस्ट होता है, स्पीड पोस्ट से पोस्ट होता है और एक एडी द्वारा। एडी के अंदर क्या होता है, लिफाफा होता है और लिफाफे के पीछे एडी कार्ड लगाया जाता है। तो जब आप थाने में एडी द्वारा कोई डाक भेजेंगे तो पुलिस वाले क्या करेंगे, उसको जब रिसीव करेंगे तो उस कार्ड को पर अपनी रिसीविंग देंगे और वो रिसीविंग आपके घर आ जाएगी बाद में। जब भी आप प्रशासन को कोई आवेदन दें, अगर वो पहले तो आप जाएँ आवक में देने की कोशिश करेगा, वो वहाँ पर नहीं देते, तो दूसरा काम आपका रहेगा कि आप उसको स्पीड पोस्ट के द्वारा रजिस्टर्ड एडी द्वारा उसको संबंधित थाने पर भेज दें। अब मान लेंगे साहब डीआईजी ऑफिस या आईजी ऑफिस जाने का समय नहीं है, या शाम के 6-7 बज गए हैं, वहाँ पे आवक जावक में कोई नहीं है, या प्रशासन किसी बड़े मामले में व्यस्त है वो नहीं कर पा रहा है, या बाहर कर्फ्यू लग गया हम नहीं जा पा रहे, तब क्या करें। तब तो हम पोस्ट ऑफिस भी नहीं जा सकते हैं, हम थाने भी नहीं जा सकते हैं, आईजी ऑफिस भी नहीं जा सकते। तो एक मोबाइल हमारे पास हो सबके पास है। हमारे इलाके आपके जो खरगोन की पुलिस है, खरगोन की पुलिस की वेबसाइट है खरगोनपुलिस.org, आपको मालूम हो तो अच्छी बात है, नहीं मालूम हो तो उसको नोट कर लीजिए, खरगोनपुलिस.org। आप जैसे ये सर्च करेंगे तो आपके सामने खरगोन के सारे अधिकारियों के मोबाइल नंबर, उनका नाम और उनकी ईमेल आईडी, ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, फोन उठाएंगे तो जो ईमेल आईडी है वो आवेदन का फोटो खींच के या उसको स्कैन करके उसकी पीडीएफ बनाकर आपको क्या करना है, उन अधिकारियों को क्या करना है, मेल करना है। मेल आसान है, सबके पास मोबाइल है, सबके पास नेट है। खरगोनपुलिस.org सारे अधिकारियों के, सारे आला अधिकारियों के, इवन जो थानेदार साहब होते हैं उनका भी ईमेल आईडी आपको उस वेबसाइट के ऊपर मिल जाएगा। अच्छा, ये सिर्फ अकेला खरगोन में नहीं है, अगर आप इंदौर की बात करेंगे तो इंदौरपुलिस.org है, खरगोनपुलिस.org है। तो हर पुलिस ने अपने लिए एक वेबसाइट तैयार करी है डिस्ट्रिक्ट लेवल
उसके जिले के लेवल पे एक वेबसाइट है। और अगर हम जिले से ऊपर की बात करें तो फिर mp.nic.in ये सरकारी वेबसाइट है एमपी पुलिस की, पूरी एमपी पुलिस की, जिसके अंदर आपके डीआईजी महोदय आ जाएंगे और उनके जो आला अधिकारी उनका भी इसके अंदर आईडी नंबर आपको मिल जाएगा, ईमेल आईडी एड्रेस मिल जाएगा। दो तरीके हो गए, हम एफआईआर करते गए, एफआईआर की हुई तो हमें आवेदन देना है, अगर आवेदन नहीं लिया उन्होंने या किसी वजह से हम आवेदन देने भी नहीं जा पाए तो वो ईमेल एड्रेस पे उसको सेंड करते हैं, बहुत आसान है। सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज की और इजाजत दी है कि अगर आप कोई आवेदन या कोई नोटिस किसी को व्हाट्सएप पे दे रहे हैं वो उसमें ब्लू टिक आ जाता है तो उसको भी मान्यता दी गई है। आपके पास केआई साहब का मोबाइल नंबर है, डायरेक्ट केआई साहब को व्हाट्सएप कर दीजिए। अब केआई साहब उससे इनकार नहीं कर सकते कभी कि मुझे मिला नहीं, क्यों? क्योंकि मान्यता दी सुप्रीम कोर्ट ने, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आपके पास चलो ईमेल एड्रेस भी नहीं है कि साहब केआई साहब का ईमेल एड्रेस नहीं मिल रहा, आईजी साहब का एसपी साहब का मिल गया, तो केआई साहब को वो आवेदन आप व्हाट्सएप कर दें, वो भी किसी भी के बराबर माना जाएगा। ठीक है। अब क्या होता है ना कि उस आवेदन के ऊपर जांच होती है, पुलिस ने जांच करी तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुलिस जांच करती नहीं है। तो अब आपको क्या करना है? अब उसके बाद क्या होता है, कोर्ट के अंदर एक प्राइवेट कंप्लेंट रजिस्टर की जाती है जिसको वाद कहा जाता है। उसी आवेदन और उससे रिलेटेड जो भी आपके पास सबूत है वो सब तैयार करके एक खाका तैयार किया जाता है और निःशुल्क, जिसकी कोर्ट के अंदर कोई फीस कुछ नहीं लगती। वकील साहब से अगर आप करवा लें वो उनकी फीस लेने वो अलग चीज है, लेकिन कोर्ट की कोई फीस नहीं लगती है इस प्राइवेट कंप्लेंट को दर्ज कराने के लिए। उसके अंदर दो प्रोसेस होती है। पहली प्रोसेस ये होती है कि कोर्ट आर्डर करती है थाने पे कि आप एफआईआर दर्ज करें। अगर कोर्ट भी सेटिस्फाई नहीं है, कई बार ऐसा होता है कोर्ट भी सेटिस्फाई नहीं, कोर्ट थाने को आर्डर नहीं करती, कोर्ट बोलती है हम खुद इसका प्रकरण चलाएंगे, तो वो खुद इन्वेस्टिगेशन करती है और फाइनली जब वो इन्वेस्टिगेशन करके संतुष्ट हो जाती है तो फिर वो कोर्ट को थाने को आर्डर करती है कि अब आप एफआईआर कर लें, हम इससे संतुष्ट हैं। तो अब थाना इनकार नहीं कर सकता, अब थाना इनकार नहीं कर सकता कि हम इसकी एफआईआर करेंगे। ये ज्यादातर वो मामलों में आते हैं जैसे कि आपका मानहानि का मामला है, मानहानि के मामले में पुलिस डायरेक्ट एफआईआर करती ही नहीं है। वो कॉमन चीज हो गई साहब, हमारे लोगों के नाम छुप गए, पेपरों के अंदर छुप गए। अब मानहानि का सबसे ज्यादा इस्तेमाल जो कर रही है तो मीडिया कर रही है, तो लड़कों के नाम छुपे पेपरों में आ जाते हैं, या उनको काम नहीं किया तो गुरु का नाम लिख दिया गया। कई बार बड़ी बदतमीजी से हमारे नाम छाप दिए जाते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर हमारे को कोर्ट का सहारा लेना चाहिए। अगर मीडिया ने कोई बात लिखी है जो गलत है तो आईजीडीआई ऑफिस और थाने पे तो आपको देना ही है। दो जगह पर और देना है, एक तो उस पेपर के संपादक को, उस पेपर के संपादक महोदय को, दूसरा जो है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया दिल्ली। कोई पेपर बनता है, कोई पेपर छिपता है तो उसको इजाजत लेना पड़ती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से, दिल्ली से। आप गूगल में सर्च करेंगे प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को तो आपको पूरा एड्रेस और वहाँ के कौन सदर है, कौन चेयरमैन है, सबके नाम आ जाएंगे। अगर पेपर के अंदर कोई गलत बात छिपती है तो आपको किसके ऊपर करना है? एक तो उस पेपर के संपादक को लेकर लिखना है कि आपने ये बात गलत लिखी है, दूसरा उसकी एक कॉपी प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया को देना है। क्यों? क्योंकि उसका माय बाप जो है पेपर का, अखबार का जो माय बाप है जिसने उसको मान्यता दी है पेपर छापने की, वो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया है। और पेपर के खिलाफ जो मुकदमा होता है वो नॉर्मल कोर्ट में नहीं चलता है, वो दिल्ली में चलता है। उनकी एक अलग स्पेशल कोर्ट बनी हुई है। जैसे कि आपने भी देखा होगा कि हमारा इंदौर में आकाश द्विवेदी का केस किया था, तो उनका जो केस था कि एमएलए हैं जो विधायक है, तो इनके विधायकों की एक अलग कोर्ट बनी हुई थी भोपाल में। तो इंदौर कोर्ट में उनकी बात को सुनी और बोला था इनकी जो है जमानत की याचिका आपको कहाँ लगाना है, भोपाल में लगाना है स्पेशल कोर्ट। ऐसे ही प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की स्पेशल कोर्ट बनी हुई दिल्ली में। अब तक पेपर तो भगवान का है, आपने शिकायत कर दी दिल्ली में, अब उनको कहाँ के चक्कर काटना है? दिल्ली में। तो पेपर मीडिया इससे सपोर्ट करती है प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया से। अब फरियादी के मसले में एक और बड़ी चीज होती है कि कई बार क्या होता है कि आप खुद रिपोर्ट दिखाने गए थे और आपको भी मिला, कई बार रिपोर्ट दिखाने आप ही गए और आपको भी मिला, तो
उस जगह पर एक काम किया जा सकता है कि आपको शक है तो डर आपको पहले से मालूम पड़ जाता है कि यहाँ पर हमारे साथ कोई घटना घट सकती है, हम रिपोर्ट दिखाने जाए तो मेरे दिखाए, तो आप पहले ही आईजी ऑफिस डीआईजी ऑफिस में या तो आवेदन दे दें या उनको मेल आईडी द्वारा भेज दें। तो अगर उन्होंने प्रकरण बना भी दिया, आपके खिलाफ कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दी, तो आपको जो आपने आवेदन दिया है वो आपको सपोर्ट करेगा आगे केस के अंदर भी और जमानत के अंदर भी। तो जब भी ऐसा लगे क्योंकि देखिए पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, उसको आप रोक नहीं सकते हो। आप मान ही जाओगे तो वो आपके घर आ जाएंगे, तो उसके लिए क्या करें कि अगर आपको ऐसा डर है तो पहले ही आप कुछ जगहों पर आवेदन दे दें, मेल कर दें, ये जरूरी होता है। प्राइवेट डिफेंस एक चीज़ है जिसको अपन आज भी लेंगे, आत्मरक्षा बहुत जरूरी है। हम आ जाते हैं कि आरोपी के ऊपर। जब हम आरोपी होते हैं किसी झूठे केस के अंदर या किसी सच्चे केस में, कोई भी केस में हम आरोपी बन सकते हैं। अब जब हम आरोपी होते हैं तो हमें 3 चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको आरोप जो होते हैं अपराध 2 तरह के होते हैं। अपराध 2 तरह के होते हैं। हमारे पास एक थानेदार साहब का फोन आ जाता है कि आपको यहाँ आना है, तो हम 4 लोगों को ढूंढते हैं कि इनके ताल्लुकात थाने से। आपको सबसे पहले मामला क्या है, मामला जब आप पूछेंगे तो आपके सामने 2 चीजें आ जाएंगी। 2 तरह के अपराध होते हैं, एक होता है जमानती अपराध और एक होता है गैर जमानती अपराध। अगर जमानती अपराध में आपको बुलाया जा रहा है तो वो सिर्फ आपसे पूछताछ करेंगे और एक फॉर्मल अरेस्टिंग करके हाथों हाथ आपको छोड़ देंगे। आपकी कोर्ट से जमानत नहीं होगी, थाने से ही आपकी जमानत हो जाएगी, आपको हाथों हाथ थाने से ही छोड़ दिया जाएगा। वो कौन सा अपराध होता है जिसके अंदर थाने से छोड़ दिया जाएगा, उसको हम कहते हैं जमानती अपराध, इंग्लिश में कहते हैं बेलेबल ऑफेंस। पुलिस वाले साहब हमारे पास में कोई कंप्यूटर से फोन आता है कि आपका साथ 323 का मामला बना है, तो 323 आईपीसी आपने सर्च किया, पुलिस जो भी मामले बनाते हैं आईपीसी के अंदर बनाती है, इंडियन पेनल कोड, भारतीय दंड संहिता। तो पुलिस जो भी मामले बनाती है, जो आपराधिक मामले होते हैं वो आईपीसी के तहत बनाते हैं। उन्होंने हमें बताया कि जब 323 का मामला होता है, आपको कुछ भी नहीं करना है, गूगल उठाना है, मोबाइल उठाना है, वो गूगल पे सर्च करना है आईपीसी 323 आईपीसी वेलेबल और नॉन वेलेबल। आपके सामने पूरा जितना खुल के आ जाएगा कि वो जमानती अपराध है, गैर जमानती अपराध है, या उसके अंदर कितनी सजा है, उसमें पुलिस आपको अरेस्ट कर सकती है या नहीं कर सकती है। ऐसे इसका खुद ठीक उल्टा मामला होता है गैर जमानती मामले। जमानती मामले हो गए और ये होते हैं गैर जमानती मामले। गैर जमानती मामले में पुलिस आपको नहीं छोड़ेगी। अगर उन्होंने अरेस्ट किया है किसी आरोपी को, तो अब उस आरोपी की जमानत आपको कहाँ से कराना पड़ेगी, कोर्ट से कराना पड़ेगी। कोर्ट के अंदर भी 3 सीढ़ियाँ होती हैं। सबसे पहले तो होती है लोअर कोर्ट होती है, फिर सेशन कोर्ट होती है, उसके बाद हाई कोर्ट होती है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट होती है। तो हम अगर राज्य स्तर पर भी देखें तो 3 कोर्टें हमारे लिए होती है। ऐसा नहीं कि एक कोर्ट ने अगर जमानत रद्द कर दी तो हम उसके ऊपर अगले ही दिन, कई लोगों ने सवाल दे दिया, एक बार कोर्ट में खारिज कर दी तो अगले ही दिन ऊपर की कोर्ट में चले गए, तो आप बिल्कुल जा सकते हैं, कोई उसमें नहीं। क्योंकि ऊपर की कोर्ट तो बैठी ही इसलिए है कि जब नीचे की कोर्ट जमानत खारिज करेगी तो आप ऊपर आ जाओ, वो खारिज करेगी तो हाई कोर्ट चले जाओ, हाई कोर्ट ने खारिज किया तो आप सुप्रीम कोर्ट चले जाए। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट एक दूर हो जाता है, वो लंबी प्रोसेस होती है। तो लेकिन हम 3 जगह तो जा ही सकते हैं, लोअर कोर्ट में, सेशन कोर्ट में और हाई कोर्ट में। अब इसके अंदर एक और चीज होती है कि पुलिस या वारंट से या बिना वारंट के हमें गिरफ्तार कर सकती है। बड़ा मतलब फिल्मों में देखा हमने, आप पूछने से खड़ोगे कि आपके पास वारंट है क्या, या आपको मौका नहीं मिलेगा कि आप पूछें कि आपके पास वारंट है क्या, बोलेगा आओ दिखाते हैं वारंट, इतना बोलने भी नहीं है। ये हमारे नॉलेज के लिए हमारे को जरूरी है कि 4 तरह के वारंट होते हैं, 4 तरह के वारंट। जिस तरीके से अपराध 2 तरह के होते हैं, वेलेबल और नॉन वेलेबल, जमानती और गैर जमानती, तो उसी तरीके से 2 वारंट तो ये आपको मिल जाते हैं। एक जमानती वारंट होते हैं और एक गैर जमानती वारंट होते हैं। जमानती वारंट के अंदर आपको गिरफ्तार किया जाता है और हाथों छोड़ दिया जाता है। लेकिन जो गैर जमानती वारंट होते हैं उसके अंदर अगर पुलिस आपको गिरफ्तार करती है तो फिर आपको कहाँ से जमानत मिलेगी, कोर्ट से। इसके अलावा 2 वारंट भी हो गए आपके, एक वेलेबल वारंट होता है, नॉन वेलेबल वारंट होता है। तीसरा वारंट होता है स्थायी वारंट। स्थायी वारंट लाल स्याही का वारंट भी जिसको हम कहते हैं, बुजुर्ग लोग हैं उन्होंने सुना भी होगा कि साहब लाल स्याही से वारंट लिखा गया। अब जब लाल स्याही से वारंट लिखा जाता है तो अब पुलिस आपको कैसे ढूंढ के लिए आप बच
जाएगा कि कोर्ट एक बार वारंट निकाल देती है लाल स्याही से कि अब ये आदमी जिंदा है मुर्दा कहीं से भी ढूंढ के लाओ, पुलिस की जिम्मेदारी है, पुलिस उसको अरेस्ट करके लाती है। एक और वारंट होता है, प्रोटेक्शन वारंट होता है कि अगर एक आरोपी एक मामले में ऑलरेडी जेल में है तो उसको अरेस्ट करने के लिए प्रोटेक्शन वारंट जारी किया जाता है। यहाँ पर भी कुछ मामला आपको मुझे बताया भी था कि ऐसा कुछ हुआ है कि एक आरोपी के एक व्यक्ति के ऊपर 2 आरोप लगा दिए एक ही दिन में, तो उसके अंदर 2 अरेस्टिंग नहीं होगी, एक मूल अरेस्टिंग होगी और दूसरा जो होगा उसको प्रोटेक्शन वारंट होगा, एक ही मामले के अंदर उसको दूसरी बार भी अरेस्टिंग की जा सकती है। अब जब पुलिस अरेस्ट कर लेती है किसी आरोपी को तो उसको 24 घंटे के अंदर, सिर्फ 24 घंटे के अंदर, अगर आज अरेस्ट किया है अगले 24 घंटे के अंदर उसको कोर्ट के अंदर पेश करना होता है। अगर पुलिस ने 24 घंटे के अंदर किसी भी आरोपी को कोर्ट में पेश नहीं किया तो आप एक आवेदन लगा सकते हैं कोर्ट के अंदर। आप एक आवेदन धारा 56 से आपकी का आवेदन होता है, उसमें आप कोर्ट से बोल सकते हैं कि ये नाम का व्यक्ति इसी थाने के अंदर गिरफ्तार है, लेकिन पिछले 24 घंटे बीतने के बावजूद भी इस आरोपी को, इस व्यक्ति को अभी तक कोर्ट में पेश नहीं किया गया। बाकायदा कोर्ट थाने में एक आवेदन भेजेगी कि इस आवेदन का जवाब दो, थाने को उसको जवाब देना पड़ेगा। उसी मामले में एक और बड़ा मामला होता है जहाँ हाईकोर्ट के अंदर पिटीशन लगाई जाती है कि कोई आदमी को अरेस्ट कर रखा है और पुलिस पेश नहीं कर रही है, तो हेबस कॉर्पस नाम से एक रिट लगाई जाती है हाईकोर्ट में। कोई बड़ा मामला है उस पर डिस्कस नहीं करेंगे तो हाईकोर्ट तक भी सुनता है। अगर आपको अरेस्ट किया है और सुनवाई नहीं हो रही है, अक्सर हमारे यहाँ होता है 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, पता ही नहीं है कि किस मामले में अरेस्ट कर दिया है, किन धाराओं में अरेस्ट किया है, तो ये जानकारी देना आपका अधिकार है। उस व्यक्ति को बताना कि पुलिस को ऊपर दायित्व है, वो बताए उसको उस आरोपी को किस मामले में अरेस्ट किया है, उसको ये आज़ादी है कि वो अपने घर वालों को सूचना दे, अपने वकील को सूचना दे, ये उसके ऊपर आज़ादी, इसको कोई रोक नहीं सकता। अगर किसी आरोपी को अरेस्ट किया गया है तो उसका एक अरेस्ट मेमो बनाया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ से किसी को अरेस्ट करके ले गए तो उसका पंचनामा बनाया जाता है, जहाँ पर जिस जगह पर अरेस्ट किया जा रहा है उसी जगह पर उसका अरेस्ट